नीना की मौसी की आवाज सुनकर नीना का मौसा यानी पति हड़बड़ा कर उठ बैठा और अपनी पत्नी से वहां से पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? मौसी यानी पत्नी ने कहा कि ये दोनों भाई बहन भागने की सलाह कर रहे थे। पति पूछता है, कौन भागने की सलाह कर रहे थे? नीना और कमल? अरे कुछ लिया तो नहीं? अलमारी यानी कपाट की चाबी कहाँ है? कल रात ही मैंने 500 रुपए लाकर अलमारी में रख दिए हैं। अरे तुम बोलती क्यों नहीं? क्यों रे नीना, कहाँ है रुपया? बोलते बोलते मौसा इन दोनों बच्चों के पास आ गए और ये दोनों बच्चे नीना और कमल बहुत डरे हुए कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए पड़े थे। यानी मौसा नीना और कमल पर ना जाने कुछ भी इल्जाम लगा रहे थे, झूठे आरोप लगा रहे थे। यानी बेचारे इन बच्चों ने अलमारी को हाथ भी नहीं लगाया, कपाट के पास गए भी नहीं और मौसा न जाने नीना और कमल पर न जाने आरोप लगा रहा था। वे झूठे आरोप थे बच्चों। मौसा नीना से पूछ रहा था कि मैंने 500 रुपए अलमारी में रखे थे, मेरे रुपए कहां हैं? और बोलते बोलते मौसा जब इन दोनों बच्चों के बिस्तर के पास आ गया तो यह बच्चे डर के मारे थर थर कांप रहे थे, जैसे कबूतर थर थर कांपता है। कबूतर की तरह आंखें बंद किए ये दोनों बच्चे लेट गए। मौसी ने झपट कर नीना को उठाते हुए कहा, चल अपनी खाट पर, खबरदार जो भाई के पास हुई तो बाप तो आराम से जेल में बंद है, मुसीबत डाल गया हम पर। अरे तुम्हें मेरे घर न लाती तो ये दुनिया मेरे मुंह पर थूकती। बहन के बच्चे थे, लेकिन कहने वालों को कहने के लिए क्या लगता है? क्या कम खर्च लगता है कि मेरे घर में सोने चांदी की खान है? महंगाई कितनी बड़ी है, पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है और बच्चों की खुराक यानी बच्चों का खाना तो बड़ों से भी ज्यादा है। मित्रों, चचेरी मौसी इन बेसहारा बच्चों को न जाने क्या क्या बक रही थी, क्या क्या बोल रही थी। परंतु ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए थे इस समय। ये क्या कर सकते थे? चुपचाप सहन करने के अलावा ये दोनों बच्चे कुछ नहीं कर सकते थे। न नीना कुछ कर सकती है, न ये छोटा लड़का कमल कुछ कर सकता है। मौसा अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कहता हूं तुम तो। मौसी पति से कहती है, आप चुप रहो, भले ही चचेरी बहन के हैं तो मेरी बहन के बच्चे हैं। मित्रों, मौसी की आवाज, मौसी के शब्द अपने पति के लिए देखकर हमें तो ऐसा लगता है कि इस परिवार में जो चलती है, हुकूमत जो चलती है, वह मौसी की हुकूमत चलती है, पत्नी की हुकूमत चलती है। मौसा उन बच्चों के सामने
अपनी पत्नी से कहता है, हाँ तुम्हारी बहन के बच्चे हैं, तभी तो बहनोई साहब को रिश्वत लेने की सूची, और रिश्वत भी क्या ली, 20 रुपए। अरे वह भी लेने नहीं आई, पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए। अरे मैं देख रात को 500 रुपए रिश्वत लेकर आया, कोई कह दे साबित कर दे। अरे इतनी बुद्धि होती तो क्या अब तक तीसरे दर्जे का क्लर्क बना रहता। ये भी रिश्वत लेता है। मित्रों, नीना का मौसा भी अपनी जहां नौकरी करता है वहां रिश्वत लेता है। रिश्वत लेकर भी कितना गर्व से कहता है कि मैं किस तरह रिश्वत लेता हूं। और नीना का बाप कैसा पकड़ा गया। काफी देर बड़बड़ाने के बाद मौसा और मौसी दोनों सो गए, परंतु ये दोनों बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। ये दोनों बच्चे, नीना और कमल, ये दोनों बच्चे जाग रहे थे। नीना सोचते सोचते उसकी बंद आंखों में अपनी पिता की मूर्ति उसकी आंखों के सामने आ गई। वह अपने पिता के बारे में सोचती है कि अपने पिता की आंखों में कितना प्यार था, जिसकी वाणी में मिठास थी, जिसने अपने दोनों बच्चों को नए स्कूल में भर्ती करवाया था, जहां जिस स्कूल में उन्हें कोई मारता नहीं था, कोई झिड़कता नहीं था, जहां नाश्ता भी मिलता था। बच्चों के लिए पिताजी दोनों वक्त का खाना बनाता था, अच्छी अच्छी किताबें लाता था पिताजी। मां के मरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की। वे सब उसके पिता की, यानी पड़ोसी सब उसके पिता की बड़ी प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। और पड़ोसियों के मुंह से नीना ने कई बार अपने पिताजी की प्रशंसा सुनी थी। उसने, यानी नीना ने अपने कानों से अपने पिताजी की बात सुनी थी कि रिश्वत लेना पाप है। फिर नीना सोचती है कि अगर मैंने अपने कानों से सुना था, पिताजी की बात सुनी थी कि रिश्वत लेना पाप है, तो फिर पिताजी ने रिश्वत क्यों ली। एक पड़ोसी नीना से कहती थी कि उसका खर्चा बहुत था और आमदनी यानी इनकम कम थी। वह अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण देना चाहता था, और अच्छी शिक्षा यानी शिक्षण बहुत महंगी है। मौसा कहते थे, नीना के मौसा कहते थे कि जज को रिश्वत देते तो पिताजी छूट जाते। एक जज ने 3000 रुपए लेकर एक डाकू को छोड़ दिया था। एक आदमी ने अपनी औरत को मार डाला, उसी को जज ने छोड़ दिया। मौसा कहते थे कि रिश्वत तरह तरह की होती है। एक प्रोफेसर ने एक लड़की को MA में अपने अंक बढ़ा दिए, उसी को प्रथम अव्वल बना दिया, क्योंकि वह लड़की खूबसूरत थी। क्या खूबसूरत होना भी एक रिश्वत है? मौसा कहते हैं कि गंजे हकीम के पास खूबसूरत लड़की को भेज दो और कुछ भी करवा दो। खूबसूरत लड़की और रुपया लेकर जज और हकीम क्या काम करते होंगे?
खूबसूरत लड़की का वे क्या करते हैं? काम करवाते होंगे, पर काम तो सभी करते हैं, फिर खूबसूरत लड़की ही क्यों? नीना की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मित्रों, एक समझदार आदमी मौसा इन लड़कों के सामने, छोटे बच्चों के सामने ऐसी बातें करता है। समझदार कौन है? छोटे बच्चे समझदार है या बड़े समझदार है? यानी नीना का मौसा नीना के सामने कहता है कि एक जज को रिश्वत देने से उसका बाप छूट सकता है, कि एक जज ने एक डाकू को छोड़ दिया था, 3,000 रुपए रिश्वत ली थी। एक आदमी ने अपनी औरत को मार डाला, उससे जज ने 5,000 रुपए दिए, उसी को छोड़ दिया। एक प्रोफेसर ने एक खूबसूरत लड़की को एमए में अंक बढ़ा दिए क्योंकि वह खूबसूरत लड़की थी। मौसा कहता है कि हकीम और जज को खूबसूरत लड़की उसके पास छोड़ दो, वह कोई भी काम करवा लेता है। ये 10 साल की लड़की नीना सोचती है कि खूबसूरत होना भी एक रिश्वत है, और खूबसूरत लड़की को यह जज या हकीम क्या करता है? क्या करता होगा? वो कौन सा काम करवाता होगा? काम तो सभी करते हैं। मित्रों, इस लड़की की समझ में यह बात नहीं आती है, परंतु बड़ों के समझ में तो यह बात आती है। रात न जाने कब चली गई, रात न जाने कब चली गई। मौसी ने पुकार कर नीना से कहा, नीना, ओ नीना, अरे अभी तक नहीं उठी है? सुबह के 5 बज गए। चल जल्दी चौका बासन कर, मैं आती हूं। मित्रों, 10 साल की लड़की को अपनी मौसी सुबह 5 बजे उठाकर अपने घर का चौका बासन करवाती है, काम करवाती है। नीना सुबह सुबह आज उठी और रसोई घर में जाकर रसोई घर को ऐसा धोया, ऐसा धोया, ऐसा चमचमाया, ऐसी सफाई की रसोई घर की। नीना ने घर के सारे जो बर्तन थे वो ऐसे चमचमाए, चांदी से चमचमा रहे थे बर्तन। मौसी ने आकर देखा, मौसी रसोई घर में आई और मौसी ने इधर उधर नजर फेरी, इधर उधर उसने देखा, रसोई घर को देखा। रसोई घर आज रोज की तरह नहीं, आज चमचमा रहा था रसोई घर। सारे बर्तन चांदी की तरह चमचमा रहे थे और मौसी को विश्वास नहीं हो रहा था, इतनी अच्छी सफाई। मौसी ने नीना से पूछा, मौसी ने नीना से पूछा, नीना क्या बात है, ऐसा काम तो तू रोज नहीं करती? नीना का छोटा भाई 8 साल का कमल अपनी बहन के पास खड़ा था। वह एकदम बोला, अरे वह 8 साल का लड़का, उसे क्या समझता है? नीना का छोटा भाई 8 साल का कमल उसके पास खड़ा था और अपनी मौसी से एकदम बोला, मौसी, खुश होकर बोला वह लड़का, मौसी आज पिताजी आएंगे। जीजी कहती थी, जीजी बहन कहती थी कि आज पिताजी आने वाले हैं। मौसी नीना से बोली, तो यह बात है, बाप के स्वागत के लिए रसोई घर सजाया गया है, पर रानी जी अभी तो पूरे 7 महीने बाकी है, 7 महीने। वारे, बाप के लिए दिल में कितना दर्द है। मौसी नीना से बोल रही थी।
स्कूल जाते समय रास्ते में नीना ने अपने छोटे भाई कमल को खूब डांटा, खूब डांटा। वो इतना डांटा बहन ने कि वह कमल छोटा भाई रो पड़ा। छोटा भाई रोने लगा तो नीना ने उसे अपने छोटे भाई को अपने छाती से लगाकर खुद भी रोने लगी। और इसी समय वहां से बहुत दूर एक सुसज्जित भवन में, भवन यानी सुसज्जित इमारत में मुक्त ऐसे वातावरण में आवाज गूंज रही थी। ये दोनों भाई नीना और कमल स्कूल जा रहे थे, परंतु स्कूल जाते समय जिस रास्ते से वे गुजर रहे थे वहां रास्ते के किनारे पर एक विशाल ऐसा भवन सजा हुआ था, एक इमारत सजी हुई थी और उस इमारत से कई ऊंची आवाजें आ रही थी। उस इमारत में रहने वाले छोटे न्यायमूर्ति, छोटे जज आज विशेष प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। उस इमारत में रहने वाले कोर्ट के जो जज हैं, छोटे न्यायमूर्ति, आज बहुत आनंदित थे क्योंकि उनकी छोटी बेटी मनमोहिनी को कमीशन ने सांस्कृतिक विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद के लिए चुन लिया था। आज उस इमारत के मालिक छोटे न्यायमूर्ति क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि उनकी बेटी जिसका नाम था मनमोहिनी को कमीशन के सांस्कृतिक विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर चुन लिया गया था। इसलिए छोटे जज बहुत खुश थे। मित्र बधाई देने आए थे, मनमोहिनी को बधाई देने के लिए उनके मित्र घर आ रहे थे और उसी आनंद का यह समारंभ उस घर में रखा था। लोग जोर जोर से बातें करते थे। मनमोहिनी ने चाय पीते हुए कहा, मुझे तो आशा नहीं थी, पर सचिव साहब की कृपा को क्या कहूं। मित्रों, ये छोटे जज की जो कन्या है मनमोहिनी, उसी को डिप्टी डायरेक्टर के पद पर चुना गया। वह किसके आशीर्वाद के कारण? तो वह उस विभाग के जो सचिव है उसकी कृपा दृष्टि के कारण मनमोहिनी को डिप्टी डायरेक्टर के पद पर आज चुना गया था। यह स्वयं मनमोहिनी ने चाय पीते हुए जो उस समारंभ में आए हुए लोग थे, मित्र परिवार था, उनके सामने कहा। और उस समारंभ में उपस्थित जिसकी कृपा से मनमोहिनी को डिप्टी डायरेक्टर का पद मिला था, वे सचिव साहब वहां उपस्थित थे और वे सचिव साहब मनमोहिनी से बोले, मेरी कृपा आपको कोई न तो कर दे, आपको कोई न तो कर दे आपकी प्रतिभा। यानी वह सचिव मनमोहिनी की प्रशंसा कर रहा था कि मेरी कृपा दृष्टि नहीं है तो आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो ज्ञान है, उसी के कारण आपको यह पद मिला है। वहां उपस्थित जो डायरेक्टर थे, वे डायरेक्टर कहने लगे, हाँ, इनकी प्रतिभा सांस्कृतिक विभाग तो है ही, नारी की प्रतिभा का क्षेत्र। यानी वहां उपस्थित जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, वे सारे लोग मनमोहिनी की यानी छोटे न्यायमूर्ति, छोटे जज की कन्या की प्रशंसा कर रहे थे। और इसी समय क्या हुआ? इसी समय एक घटना घटित हुई कि इसी समय छोटे
छोटे न्यायमूर्ति के घर के सामने जो गेट था, उस गेट पर जो वॉचमैन रखा गया था उसी को बोरे कहा जाता है। उस बोरे ने उस अपने घर के वॉचमैन में आकर न्यायमूर्ति को, अपने मालिक को सलाम किया। सलाम करने के बाद एक तार आया था और वह तार उन्होंने, उस वॉचमैन ने अपने छोटे न्यायमूर्ति के हाथ में दिया और तार खुलने पर, वह पत्र खुलने पर जाना कि छोटे न्यायमूर्ति के बड़े बेटे की नियुक्ति इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर हो गई है और उसे मद्रास जाना होगा। बच्चों, मित्रों, आज छोटे न्यायमूर्ति इतने प्रसन्न थे, इतने आनंदित थे कि अपनी जो बेटी मनमोहिनी है उसी को डिप्टी डायरेक्टर का सांस्कृतिक विभाग में पद मिला है और उसी के साथ साथ अभी तार आया था, अभी पत्र आया था कि छोटे न्यायमूर्ति का जो लड़का है उसको इनकम टैक्स ऑफिसर का पद मिला है, उसी पर नौकरी मिली हुई है और उसे मद्रास जाना है। आज बहुत खुश था छोटा जज, यानी छोटे न्यायमूर्ति। छोटे जज ने अपनी पत्नी से कहा, देखा निर्मल, पत्नी का नाम, यानी छोटे जज की जो पत्नी है उसका नाम है निर्मल। यानी छोटे जज ने अपनी पत्नी से कहा, देखा निर्मल, मुझे पूरा विश्वास था कि शर्मा मेरी बात नहीं टाल सकता और मेरी बात भी क्या असल में वह तुम्हारा मुरीद है। यानी इसका अर्थ क्या होता है मित्रों? इसका अर्थ यह होता है कि आज छोटे जज के पुत्र को, छोटे जज के लड़के को इनकम टैक्स ऑफिसर की जो नौकरी मिली है वह उनके मित्र, यानी न्यायमूर्ति के मित्र, जज के मित्र जो शर्मा है उसकी कृपा दृष्टि से मिली हुई है। थोड़े देर के बाद वॉचमैन फिर आया और अपने मालिक न्यायमूर्ति से उसने कहा, छोटे न्यायमूर्ति यानी जज के सामने आकर अपने वॉचमैन ने आकर कहा, उसी को सलाम किया और दोबारा आकर वॉचमैन ने कहा कि 2 लड़के बाहर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो न्यायमूर्ति ने अपने वॉचमैन से कहा, अरे होंगे कोई भिखारी, होंगे कहीं गरीब लड़के, अरे उनको कोई कुछ ना कुछ दे दो और वहां से निकाल दो। वॉचमैन ने न्यायमूर्ति से, अपने मालिक से कहा कि मालिक, वे दोनों भाई बहन हैं, गरीब जान पड़ते हैं। न्यायमूर्ति ने कहा, अरे तू बेवकूफ है, अरे कुछ उसे देकर लौटा दो उन्हें। वॉचमैन ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की मालक, पर वे कुछ मांगते ही नहीं, बस आपसे मिलना चाहते हैं। 2 क्षण के बाद जिन 2 बच्चों ने वहां प्रवेश किया वे नीना और कमल थे। छोटे न्यायमूर्ति ने उन दोनों से पूछा, कमल से पूछा, नीना से पूछा, कहां से आए हो? नीना बोली, आपने हमारे पिताजी को जेल भेजा है, आप उन्हें छोड़ दे, हमारे पास 50 रुपए है। आपने 3000 लेकर एक डाकू को छोड़ा है, लेकिन हमारे पिताजी डाकू नहीं है। महंगाई बढ़ गई थी, उन्होंने 20 रुपए की रिश्वत ली थी, हमारे पास रुपए थोड़े हैं, तो मैं 1-2 दिन आपके पास रह सकती हूं। कमल ने कहा, मेरी जीजी खूबसूरत है और आप खूबसूरत लड़कियों को लेकर काम कर देते हैं। एक के बाद एक जब वे दोनों इस प्रकार बोल रहे थे
तो न जाने मित्रों ये कथा लिखने वाला जो कथाकार है, लेखक को क्या हुआ, वह बाहर से भाग खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती अब भी घूम रही है। ये दोनों लड़के जज साहब को इस तरह बोल रहे थे कि हमारे पास केवल 50 रुपए है, हमारे पास अधिक पैसे नहीं है, हमारे पिताजी डाकू नहीं है, महंगाई बढ़ने के कारण उन्होंने रिश्वत ली थी, आपने उन्हें जेल में बंद कर दिया है, आप रिश्वत लेकर लोगों को छोड़ते हैं, एक डाकू को छोड़ा है, एक आदमी को आपने छोड़ा है, और आप खूबसूरत लड़कियों से काम करवाते हैं। छोटा लड़का कमल कहता है मेरी जीजी बहुत खूबसूरत है, आपके पास रहने दो, खूबसूरत लड़कियों को लेकर आप काम कर देते हैं। बच्चों, यह जो शब्द है यह बहुत जज के अंतकरण को, मन को नोचने वाले शब्द है, क्योंकि छोटो बच्चों को क्या पता है कि खूबसूरत लड़कियों का ये लोग क्या करते हैं।